सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। आ गए, फिर आ गए, फिर से वीडियो देखने आ गए। देश की पॉलिसीज पसंद नहीं है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, गद्दार हो तुम, गद्दार। Mr. Pathan, don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. क्या तुम सच में गद्दार हो? आइए इसी पर कानून जानते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दैट इज सिडिशन इन न्यू इंडिया। ठीक है, सिडिशन को लेकर हमारे क्या कानून है। ठीक, हम यहां पर एक एनालिसिस देखेंगे, ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ इन रेफरेंस टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई देखिए, सिडिशन का जो कानून है वो बहुत ही डिबेटेड लॉ है ना। हम सभी इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसका मिसयूज होते भी देखा है। तो आज हम जानेंगे कि क्या सच में सिडिशन को कंटिन्यू करने की जरूरत है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट इस चीज को लेकर क्या कहती है, आज तक इस पर क्या हुआ है, और क्या हमारा फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आड़े ये सिडिशन का कानून आता है या नहीं आता। इसी के साथ ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अपनाई थी प्रीवियस क्रिमिनल लॉ में, और जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ आया है क्या उसमें इस लॉ को कंटिन्यू किया गया है या नहीं। चलिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात गवर्नमेंट की, क्योंकि हम सबका फेवरेट मुद्दा गवर्नमेंट से स्टार्ट होता है ना। तो यहां पर बेटा गवर्नमेंट ने नए क्रिमिनल लॉस को लाने से पहले जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट के सेशन में कहा था कि सिडिशन का जो कानून है, जो कि एक कॉलोनियल लॉ है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चला आ रहा है, इसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे, इसको हम रिपील कर देंगे फुली। ठीक है, यानी नए लॉ के प्रोविजंस में इसका कोई भी एक प्रोविजन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, अब यहां पर गवर्नमेंट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता, जो कि एग्जिस्टिंग आईपीसी को रिप्लेस करने जा रही है, उसको पास कर दिया। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस, सारी चीजों पर एक गहन चर्चा की जाएगी। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस। बेटा डिफरेंस ये है कि अभी जब मैं एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ की बात करता हूं तो उसका नाम है इंडियन पीनल कोड, एंड पीनल स्टैंड्स फॉर पनिशमेंट। यानी कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट की स्पिरिट हमें ऐसी दिखती थी कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के एक ऑब्जेक्टिव से बनाया गया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। बट जब हम नए इंडिया की बात करते हैं तो नए इंडिया में जो ये नए क्रिमिनल लॉस पास किए गए हैं, ये नए क्रिमिनल लॉस का नाम है भारतीय न्याय संहिता। यानी अब जस्टिस की बात होगी, अब न्याय की बात होगी। अब क्रिमिनल लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं रहेगा, बल्कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द जस्टिस एंड नॉट द पनिशमेंट। इसी वजह से भारतीय न्याय संहिता इसका नाम रखा गया। ठीक है, अब क्या सिर्फ न्याय नाम रख देने से जस्टिस डिलीवर होगा या नहीं, देखेंगे आगे चल के देश में जब ये नए कानून अप्लाई हो जाएंगे तब। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिडिशन लाया क्यों गया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बेटा जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ इंडिया पर बल्कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पर एक तरह से रूल किया। ठीक है, अब यहां पर जब हम इंडिया के रेफरेंस में इस चीज की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 16th सेंचुरी में थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों को पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया, और हालात इस हद तक बढ़ गए थे कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरी कंट्री को पॉलिटिकली होल्ड कर रहे थे। ठीक है, अब जब इन्होंने देखा कि भाई जो इंडियंस है ना, वो इनका साथ अब नहीं दे रहे हैं, कुछ फ्रीडम के लिए कुछ लीडर्स हैं जो खड़े हो रहे हैं, भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, उनकी आवाजों को सुना जा रहा है, तो यहां पर इन्होंने लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, जिन्होंने आईपीसी को फ्रेम किया था, इंडियन पीनल कोड को फ्रेम किया था 1860 में, उन्होंने एक प्रोविजन डाला जिस प्रोविजन को कहा गया सिडिशन, यानी राजद्रोह का कानून। ठीक, अब उस टाइम पर मैं इसकी हिंदी बता रहा हूं आपको, राजद्रोह यानी राजद्रोह का मतलब हुआ कि जिस कंट्री में आप आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उस सरकार का इस देश पर राज है।
जी हां, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई पॉलिटिकली फ्री कंट्री नहीं है, ये यहां पर राज व्यवस्था है। ठीक, और राज व्यवस्था के खिलाफ जो जाएगा वो गद्दार कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी आवाज को सप्रेस करने के उद्देश्य से, ठीक है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पासिंग दिस लॉ वाज टू सप्रेस द वॉइस ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो उस वजह से आपका सेडिशन का लॉ लाया गया। क्या लॉ था? सेक्शन 124A जो अभी तक भी चल रहा है आपकी कंट्री में, वो बोलता है whoever by words either spoken or written, जो कोई भी अपने कहे शब्दों से या अपने लिखे शब्दों से या फिर कोई साइंस बनाकर या विजिबल रिप्रेजेंटेशन बनाकर या कुछ भी कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है, ठीक है, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, भाई या तो आप कर दे रहे हो वो चीज या आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो। किस काम को करने की? टुवर्ड्स ब्रिंगिंग हेट्रेड, भाई आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं यहां पर गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है यहां पर। भाई अगर हम अपने इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो गांधी जी जैसे लीडर्स रहे, जो सुभाष चंद्र बोस रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, ठीक है बेटा, ये पॉलिटिकल लीडर्स बात करते थे यहां के सिटीजन्स के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, सिविल राइट्स को लेकर। ठीक है, यानी एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया गया, और अगर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के बाद भी हम फेयरली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, then what is the use of fundamental rights that is guaranteed under the Constitution of India in part 3? क्या फायदा रह गया उस चीज का? भाई मौलिक अधिकार का कोई फायदा तो रह नहीं गया, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो तो कैसे फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो हमें एक फंडामेंटल राइट मिलता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस फंडामेंटल राइट का क्या फायदा रह गया? कोई फायदा नहीं रह गया, क्योंकि यहां आप गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ shall be punished with imprisonment for life, आजीवन कारावास की सजा। ठीक है, to which fine may be added, और with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added और with fine। भाई 3 साल तक की सजा या आजीवन कारावास या फिर फाइन या फिर दोनों। अब देखो यहां पर जब हमने इस सेक्शन को पढ़ा तो इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हमें दिखा कि यहां गवर्नमेंट की बात हुई है, यहां गवर्नमेंट की बात हुई है, बट बेटा यहां गवर्नमेंट की बात जरूर हुई है, बट आप इस सेक्शन की स्पिरिट को समझिए। ब्रिटिशर्स के टाइम पर इस सेक्शन को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, बट जब हम आजाद हो गए, और या फिर मैं अगर अब की बात करूं तो यहां पर जो आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सेक्शन 124A में देखने को मिलता है वो बहुत अलग है। दोनों ही चीजें बहुत अलग हैं, सेक्शन सेम है, बट उस सेक्शन का कैसे इस्तेमाल किया गया वो प्री इंडिपेंडेंस बहुत अलग था, पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत अलग है। आज आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बट बेटा वहां पर उस क्रिटिसिज्म में वॉयलेंस की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल फेयरली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप फैक्ट उठाकर ला सकते हैं, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के काम करने का तरीका हमें नहीं पसंद है, हमें उनकी पॉलिसीज नहीं पसंद है। यू कैन हैव योर ओन पॉइंट्स, है ना, आपके पास अपने खुद के रीजनेबल पॉइंट्स, जस्टिफिकेशंस हो सकते हैं, बट अगर आप हेट्रेट, वॉयलेंस गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं तब सेक्शन 124A लगेगा। एंड द सेम इंटरप्रिटेशन वाज सेड इन द केदारनाथ केस दैट वाज गिवन इन 1962। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1962 का केदारनाथ सिंह का केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डील किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वही कहा था जो अभी मैंने आपको बताया कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल जरूर सकते हैं, ठीक है, बट वहां पर एक फेयर क्रिटिसिज्म का होना बहुत जरूरी है। अगर आप वॉयलेंस इंसाइट करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ तब हम इसको सेडिशन मानेंगे, अदरवाइज ये सेडिशन नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब यहां पर भाई क्या है डिसअफेक्शन का मतलब, एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने कि बोल दिया डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, कि भाई भड़काऊ भाषण कि इस देश की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो, है ना,
इस यहां जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो ईमानदार नहीं है, उनके खिलाफ जंग छेड़ दो, ऐसे शब्द जो हैं बेटा वो काउंट किए जाएंगे डिसअफेक्शन में। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 दिया जिसमें लिखा कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। मैंने आपको बोला कि भाई इस सेक्शन का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन प्री इंडिपेंडेंस बहुत अलग तरीके से किया गया। ब्रिटिशर्स ने इनका खुल के इस्तेमाल किया अपने राजद्रोह को अपने एक तरह से राज को, ब्रिटिश राज को बचाने के लिए, और इस बात को अच्छे से सब इंडियंस को बता देने के लिए कि भाई यहां पर अगर आप हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये राजद्रोह माना जाएगा, हम मानेंगे कि आप इस देश, इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स के हाथों में है। बट जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इस सेक्शन की बात हुई तो वहां पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत हद तक चेंज किया गया, और यही चीज एक्सप्लेनेशन 2 में हमें साफ दिखती है जहां पर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, लॉफुल मीन्स के तरीके से, ठीक है, और आपके भाषण में हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि आपने हेट्रेड फैलाने की कोशिश करी है या डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश करी है, तो कहीं से भी आपके ऊपर इस अपराध का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। काफी हद तक वही बात कि योर कमेंट्स शुड बी फेयर, योर कमेंट्स ऑफ डिसअप्रोबेशन शुड बी फेयर, इट शुड नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ वर्ड विच इज प्रमोटिंग हेट्रेड या फिर विच इज अटेम्प्टिंग टू प्रमोटेड हेट्रेड। ओके, तो यहां गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। बट अगेन एक वर्ड हमें बहुत परेशान कर रहा है कि यार ये गवर्नमेंट क्यों है, ये तो कंट्री होना चाहिए था। दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है भाई। गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज आवर कंट्री, है ना। हमें लॉज में जो एक प्रमोट करना चाहिए दैट इज कंट्री, बट यहां एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक पॉलिटिकल एंटिटी को बचाने की कोशिश की गई। ठीक, तो अब ये बेटा पुराना लॉ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एग्जिस्टिंग आईपीसी है वो 1860 की है। ठीक है, तो अब जब मिस्टर अमित शाह ने ये बोला कि हम ऐसे सेक्शन को, जिस सेक्शन का बहुत मिसयूज किया गया, ठीक है, उस सेक्शन को हम कंप्लीटली रिपील करेंगे, तो देखते हैं कि उन्होंने नए कानून भारतीय न्याय संहिता में इसके क्या प्रोविजंस रखे। ठीक, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि सेडिशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। ठीक, सबसे पहले हमने देखा कि ये मिसयूज ऑफ लॉ, भाई इसका बहुत मिसयूज किया गया। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी ऐसा एक इंसान, एक इंडिविजुअल पसंद नहीं आता था जो उनको क्रिटिसाइज करता रहता है, तो उसके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, सेडिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड नॉट अगेंस्ट द कंट्री, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बोला था कि भाई सेडिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्यों है, ये तो अगेंस्ट द कंट्री होना चाहिए, बिकॉज the fundamental spirit of your constitution is to protect the country, protect the integrity of the nation। ठीक है, तो यहां पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक पॉलिटिकल एंटिटी को बचाने के लिए किसी एक सेक्शन का होना, वो भी ऐसा सेक्शन जो किसी को पनिश कर रहा है, ये तो गलत है। ठीक, तो यहां पर आर्बिट्ररी यूज ऑफ द सेट प्रोविजन लीडिंग टुवर्ड्स द ब्लरिंग लाइंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड टेररिज्म। भाई कई बार तो हमने ये भी देखा कि जैसे कि अगर अभी मैं 2 साल पहले की बात करूं, तो 2 साल पहले, मैं जर्नलिस्ट का नाम नहीं लूंगा, आपने शायद पढ़ा होगा, एक जर्नलिस्ट के ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि उन्होंने सेडिशन किया है, और केदारनाथ सिंह के केस के हिसाब से उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हटा दिए गए थे बेटा। तो हमने देखा कि यहां पर गवर्नमेंट ने कई बार इस लॉ का ऐसे भी इस्तेमाल किया है कि अगर कोई उनको फेयरली क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, या फिर टेररिस्ट कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक ऐसी कंट्री को आगे लीड करना चाहते हैं
जिस कंट्री में हम बात करते हैं कि यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बेटा वहां पर अगर एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ सिटीजंस की आवाज को अगर सप्रेस करने के लिए किसी कानून का मिसयूज किया जा रहा है तो बेटा वो चीज बहुत गलत है। ठीक, ओके। द लास्ट इज सप्रेशन ऑफ वॉइस स्टिल कंटिन्यूज। जैसा कि मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से भी अभी तक भी ऐसा देखने को मिलता है कि इसका मिसयूज अभी तक भी हो रहा है। और शायद इसी चीज को ध्यान में रख के इस गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट अभी आपकी कंट्री में रूल कर रही है, मैं रूल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लीड कर रही है, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में यह कानून आया। और उन्होंने क्या चेंज किया, चलिए देखते हैं। देखिए, यहां पर 22 लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, ठीक है, जो कि आ गई थी आपकी अप्रैल 2023 में। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये जो एक सेक्शन है 124A जो सेडिशन की बात करता है, इसका कंटिन्यूएंस जरूरी है। देखिए, हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि अभी भी कंट्री में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टीज से मेरा मतलब है कुछ ऐसे ग्रुप जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट यही है कि वो लोगों को भड़काएं सरकार के खिलाफ, वो देश के खिलाफ भड़काएं। ठीक है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज में हमने नारे लगते हुए भी देखे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेटा, जस्ट बिकॉज किसी कानून का मिसयूज हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस कानून को हटा दें या उस कानून को कभी लाएं ही ना। भाई, अगर आप इस डर से कि किसी कानून का मिसयूज ना हो जाए, उस कानून को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, रिपील कर देते हैं और उस कानून को नहीं लाते हैं, तो शायद ये एक सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा कॉम्पिटेंस पर। किसकी कॉम्पिटेंस पर? स्टेट की कॉम्पिटेंस पर, जुडिशरी की कॉम्पिटेंस पर, लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस पर। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ने बोला कि भाई ये जो सेक्शन 124A है, इसका कंटिन्यूएंस जरूरी है। हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। इसमें पनिशमेंट को दोबारा रिकंसिडर किया जाना चाहिए। केदारनाथ सिंह के केस को देखकर, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की साइटेशन मैंने यहां आपको दे रखी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। कुछ 1035 पेजेस का ये जजमेंट है। ठीक है, 1962 का ये केस है। तो उसमें जो इंटरप्रिटेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखकर इस सेक्शन, इस कानून में कुछ बदलाव होने चाहिए, बट इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखकर बेटा, जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है, जो अभी आपके नए क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें एक सेक्शन गवर्नमेंट ने डाला, दैट इज सेक्शन 150। और जैसा कि हमने देखा कि पहले वाला सेडिशन लॉ बात करता था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, यहां इस वर्ड को चेंज कर दिया गया। यहां लिखा है एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। कंट्री के खिलाफ, कंट्री की संप्रभुता के खिलाफ, एकता के खिलाफ, इंटेग्रिटी के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो यहां इन चीजों के लिए खतरा बन रहा है, तब आपके ऊपर सेक्शन 150 इंपोज किया जाएगा। और सेडिशन जैसा कोई भी वर्ड यहां नहीं लिखा गया। ठीक है, तो बेटा दिस वॉज द चेंज। और अब हम लोगों का शायद यह कहना रहेगा कि सर ये तो सर वर्ड्स का खेल है, सरकार तो जो करना चाहेगी वो करेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब लॉ में एक वर्ड चेंज हो जाता है तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस चेंज हो जाते हैं, सारे प्रोसीजरल लॉज उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी उसी अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहां पर हमें पॉजिटिव रहते हुए इस पॉजिटिव चेंज को वेलकम करना चाहिए और देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे लॉज में बदलाव किए। ठीक है, मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।